नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपनी यूट्यूब चैनल आरोग क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि DSSB TGT म्यूज़िक का जो भी सिलेबस होगा वो मैं आपका पूरा कवर करवाऊंगा यूनिट वाइज। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पहला वीडियो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राग हम डेली 2-3 राग करेंगे और उसके साथ ही साथ हम बायोग्राफी करेंगे, घराना करेंगे और टेक्निकल टर्म्स करेंगे। तो बेसिकली जो 10 यूनिट है उनमें से हम 4 यूनिट डेली कवर करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे 4 यूनिट कवर करेंगे और ये जो भी यूनिट पहले ख़त्म हो जाएगी फिर हम उसके स्थान पर कोई और भी यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, चलिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं राग की बात करूंगा। अगर मैं राग की बात करूं तो राग करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात आपको जान लेनी होगी, तभी आपका काम आसान होगा। तो रागों का समय विभाजन, राग जो होती है आपकी वो 24 घंटे होते हैं दिन में। तो प्रत्येक राग को हर राग का अपना अलग अलग पहर होता है। ठीक है, तो 24 घंटे को तीन घंटे के हिसाब से 8 प्रहर में विभाजित किया गया है बेसिकली। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि 24 घंटे के समय के आधार पर 3-3 घंटे के प्रहर में विभाजन किया गया है राग को। ठीक है, आधुनिक विद्वानों ने समय सीमा को 2 भागों में बांटा है। पहला प्रहर सुबह का होता है और दूसरा प्रहर शाम का होता है। तो जो पहला प्रहर सुबह का स्टार्ट होता है वह स्टार्ट होता है सुबह 4 बजे से 7 बजे तक। दूसरा प्रहर 7 से 10 बजे तक, तीसरा 10 से 1 और चौथा 1 से 4 ऐसा माना गया है। और ठीक इसी तरह से शाम वाला भी चलता है, शाम के 4 बजे से 7 बजे तक पहला प्रहर शाम का और 7 से 10 दूसरा, 10 से 1 तीसरा और 1 से 4 शाम का चौथा पहर कहलाता है। साथियों, अगर मैं बात करूं तो आपको कई जगह पर देखने को मिला होगा कि कई लोग जो है जो दिन का प्रहर की अगर हम बात करें या रात के प्रहर की बात करें तो वो बताते हैं आपको कि पहला तो 4 से 7 हुआ, दूसरा 7 से 10 हुआ और तीसरा जो है 10 से 4 ऐसा बता देते हैं। ये साथियों, ऐसा बिल्कुल भी आप मत इसके चक्कर में पड़िएगा। चौथा प्रहर भी होता है। और जैसे आप राग मुल्तानी का अगर आप परिचय पढ़ेंगे, मुल्तानी राग के बारे में, ठीक है, राग मुल्तानी का अगर आप परिचय पढ़ेंगे, तोड़ी थाट की ये राग है राग मुल्तानी, तो आपको उसमें साफ साफ दिखा होगा कि दिन का चौथा प्रहर में ये राग गाई बजाई जाती है। ठीक है, चलिए अब साथियों हम बात करते हैं संधि प्रकाश राग की। ठीक है, बेसिकली ये सब छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स ही हैं जो कि मैं निकाला हूँ और आपको अलग से हाईलाइट करके बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ संधि प्रकाश राग जो होती है, सुबह हो या शाम हो, जो पहला आपका प्रहर है चाहे शाम का या चाहे सुबह का 4 बजे से 7 बजे तक, वो आपका संधि प्रकाश राग कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो मैं राग समझाने के लिए या खुद समझने के लिए एक टर्म यूज करता हूं, अपना खुद का बनाया हुआ है ये, D1 D2 D3 D4 N1 N2 N3 N4। D का मतलब होता है डे, ठीक है, और N का मतलब होता है नाइट। ठीक है, तो D का मतलब दिन हो गया, नाइट का मतलब रात्रि हो गया। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे D1 दिन का प्रथम प्रहर 4 बजे से 7 बजे तक होता है, द्वितीय प्रहर 7 से 10, तीसरा वाला प्रहर जो होता है 10 से 1 बजे तक होता है, जिसको हम दोपहर या आफ्टरनून का टाइम भी बोलते हैं। चौथा प्रहर 1 से 4। ठीक है, दिन का चतुर्थ तो जो आपका प्रहर होता है 1 से 4 होता है। इसी तरह रात्रि का होगा 4 से 7, 7 से 10, 10 से 1, 1 से 4। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं आराम से। साथियों, ये जो भी क्लास मैं ले रहा हूँ इसका जो भी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आरोग क्लासेस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जितनी भी जो भी क्लास चलेगी वो ऐसे ही होगा, मैं वहाँ पर आपको PDF भेजूँगा जिससे कि आपको प्रॉपर एक नोट्स मिल जाएगा, रिविज़न आप कर सकते हैं उससे और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्रमेल प्रवेशक राग आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रमेल प्रवेशक राग क्या होता है। तो वे राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं उसको हम प्रमेल प्रवेशक राग बोलते हैं। ठीक है,
अब अगर बात करें जैसे राग मुल्तानी हो गया, जयजवंती हो गया, ये सब क्या है, प्रमेल प्रवेशक राग है। यह दो थाटों के बीच का राग होता है, इसलिए इनका गायन समय दूसरे थाट के राग के ठीक पहले का होता है। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निकल टर्म से इसको मान लीजिए आप। ठीक है, अभी हम काफ़ी थाट की बात करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राग अपना, अब हम राग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो थाट हमारी क्या है, काफ़ी है, और ये जो है सारा ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। साथियों, एक और इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि ये जो DSSB ने सिलेबस दिया है ये ऐसे ही दे दिया है, पूछा वैसे ही जाएगा जैसे अभी तक एग्ज़ाम आता था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी एग्ज़ाम हुआ है और जो कल भी एग्ज़ाम हुए थे। तो मैं प्रॉपर एकदम आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि एकदम नए सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर आ रहा है। तो आपको इस बात को बड़े ध्यान से, गंभीरता से समझना पड़ेगा और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, चाहे राग हो चाहे जो हो, हर एक टॉपिक मैं प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से करूँगा और समय समय पर आपको दिखाता भी चलूँगा कि कितना टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो जो 60 राग है उसको मैंने 10 थाट में डिवाइड किया था और उसमें से पहला जो आपका थाट है, काफ़ी थाट, उसको मैं आज स्टार्ट करूँगा, उसकी राग से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जो काफ़ी थाट होता है उसमें जो लगने वाला स्वर है ये कोमल गा है और कोमल नी है। ठीक है, बाकी शुद्ध स्वर है। ठीक, तो जो काफ़ी थाट में स्वर लगते हैं वो लगते हैं कोमल गा, कोमल नी और बाकी सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है, अब मेरा एक ट्रिक है इसको याद करने का, राग याद कराने का। ठीक है, सबसे पहले तो ये यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये राग लिखा है पहले कॉलम में, फिर वर्जित स्वर, फिर वादी संवादी एक साथ, फिर जाति, पहर, प्रकृति, सम प्रकृति राग और लगने वाला स्वर। ये जितना भी यहाँ पे ये अंडरलाइन किया हूँ, चाहे वर्जित स्वर हो, वादी संवादी से अलग क्वेश्चन पूछता है, जाति, पहर, प्रकृति, सम प्रकृति राग और लगने वाला स्वर। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होगी वह मैं आपको बोलता चलूँगा, आप भी उसको समझते चलिएगा। चलिए फिर हम काफ़ी राग से स्टार्ट करते हैं। तो राग काफ़ी 0 लिखा है, ये 0 है। ठीक है, 0 का मतलब इसमें वर्जित स्वर नहीं लगता है। ठीक है, वादी इसका पा है और संवादी इसका रे है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वादी इसका पा है और संवादी इसका रे है। जाति इसकी संपूर्ण है, मैं आपको इंडिकेट करते हुए चल रहा हूँ। पहर, ये मध्य रात्रि में राग गाई बजाई जाती है। इस राग की जो प्रकृति है वो है चंचल और इसको मौसमी राग भी बोलते हैं। फागुन महीने में होली के टाइम पे ये गाई जाती है। इस राग की सम प्रकृति जो राग है वो है सिंदूरा और इसमें जो लगने वाला स्वर है वो है कोमल गा और कोमल नी। ठीक है, इसके अलावा सारे बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। अगली जो राग है वो है भीम पलासी। भीम पलासी में रे और धा वर्जित होता है। ठीक है, ये वर्जित स्वर का पहला जो कॉलम है ये है वर्जित स्वर का। माँ इसका वादी है, सा इसका संवादी है। मैं वादी और संवादी को एक साथ ही पढ़ता हूँ। ठीक है, और आप लोग भी अपनी आदत डाल लीजिए इसको अच्छे से याद करने के लिए। ठीक है, तो माँ इसका वादी होगा और सा इसका संवादी होगा। इसकी जो जाति होगी औड़ो संपूर्ण। ठीक है, इसकी जो जाति होगी क्या होगी, औड़ो संपूर्ण इसकी जाति होगी। ठीक है, D3 अभी आपको ऊपर बताया था कि दिन के तृतीय पहर में ये राग गाई बजाई जाती है। इस राग की जो प्रवृत्ति है या प्रकृति है वो है करुण प्रकृति की ये राग है और इसका जो सम प्रकृति राग है इस राग की, भीम पलासी की, वो है बागेश्वरी और इसको पूर्वांग प्रधान राग बोलते हैं। इस बात को भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। और इसमें जो लगने वाला स्वर है वो कोमल गा और कोमल नी ही है, बाकी सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है साथियों, अगली राग पे हम चलें। राग वृंदावनी सारंग। गा और धा इसके वर्जित स्वर हैं, रे इसका वादी है, पा इसका संवादी है, औड़ो इसकी जाति है। ठीक है, अभी ये औड़ो क्या होता है, साड़ो क्या होता है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा आगे अभी। ठीक है, आफ्टरनून में ये राग गाई जाती है, मध्य जो दोपहर होता है उसमें ये राग गाई जाती है। ठीक है, इस राग में आरोह में शुद्ध नहीं लगता है और अवरोह में कोमल नहीं लगता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको जब समझा रहा था राग, जब इसका डिस्कस किया था सिलेबस का, तो मैं आपको एक बात बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो थाट में जो स्वर लगते हैं वो उसकी राग में भी लगे। ठीक है, अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि वृंदावनी सारंग में आरोह में नी लग रहा है शुद्ध और अवरोह में कोमल नी लग रहा है। ठीक है, अच्छा, और इस राग की जो सम प्रकृति राग है वो है सूर मल्हार और मधमाद सारंग। ऐसे हम धीरे धीरे करते हुए 20 दिन का समय लगेगा, सारी राग को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। और कोई भी जो साथी है हमारा, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है और वो ये डिसाइड किया है कि नहीं मैं राग 5 दिन में इकट्ठा याद कर लूँगा या कर लूँगी या 10 दिन में, आपसे नहीं हो पाएगा।
मतलब ईगो पर मत लेना, मैं एक समझाने के उद्देश्य से आपको बताना चाहता हूँ कि आराम आराम से करना चाहिए, ठीक है। अब 5 मिनट में हम 3 राग अच्छे से याद कर लिए, ठीक है, टाइम भी नहीं गया, हम समझ भी गए, इसका रिवीजन भी करते चलेंगे, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अब राग जाति के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अगर हम राग की बात करें तो। सबसे पहले हम बात करेंगे, राग स्वर वर्ण का वह समूह है जो अपनी मधुरता से हमारे मन को रंजकता प्रदान करता है, मतलब बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। राग निर्माण में अनेक नियम होते हैं। किसी थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है, ठीक है। कोई भी थाट हो उसमें 7 स्वर का होना आवश्यक है, परंतु राग में स्वरों की संख्या 5, 6 एवं 7 भी हो सकती है। ये सब ना क्या है, आपको डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ाई करनी है। मतलब थाट में तो 7 स्वर होना आवश्यक है, लेकिन थाट के अंदर की जो राग है, अब जैसे अभी आपको बताया राग काफ़ी, तो राग काफ़ी जो थाट काफ़ी है उसमें 7 राग का होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि काफ़ी थाट की एक राग है वृंदावनी सारंग, तो उसमें क्या है कि उसकी जाति जो है औड़ो है। औड़ो का मतलब उसमें 5 ही स्वर लग रहे हैं, ठीक है। तो ये वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि 5, 6 एवं 7 भी हो सकती हैं राग में स्वरों की संख्या, लेकिन थाट में 7 होने चाहिए। राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या के आधार पर रागों की मुख्य 3 जातियां निर्धारित की गई हैं, ठीक है। ये आपका समझने वाला पॉइंट है, औड़ो, साड़ो और संपूर्ण। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एकदम हमको बड़े ध्यान से पढ़ाई करनी है, हर एक पॉइंट को बड़े अच्छे से समझना है कि राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या के आधार पर रागों की मुख्य 3 जातियां निर्धारित की गई हैं। कितनी जातियां हैं? 3 जातियां हैं। चलिए समझते हैं। संपूर्ण, जिन रागों में 7 स्वरों का प्रयोग होता है तथा कोई भी वर्जित स्वर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण जाति की राग कहते हैं। जैसे भैरव हो गया, आपका राग भैरव हो गया। साड़ों की अगर बात करें, जिन रागों में 6 स्वरों का प्रयोग होता है, 1 स्वर वर्जित होता है। साड़ों का मतलब 6 स्वर का प्रयोग होगा, 1 स्वर उसमें वर्जित होगा, वे राग साड़ो जाति के राग कहलाते हैं। जैसे राग मारवा, ठीक है, राग मारवा की जो जाति है वो साड़ो होती है। औड़ों की अगर हम बात करें, जिन रागों में केवल 5 स्वरों का प्रयोग होता है, कोई भी 2 स्वर वर्जित होते हैं, वे राग औड़ो जाति के राग कहलाते हैं। जैसे राग भूपाली, मालकौंस, या अभी आपको वृंदावनी सारंग बताया था तो वो भी, ठीक है। अब यहाँ पर आप बड़े ध्यान से इसको चीज़ों को समझेंगे कि राग में ध्यान रखने वाले योग्य आवश्यक बातें, ये इन जो पॉइंट्स है ना, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। राग का किसी थाट से उत्पन्न होना आवश्यक है, मतलब जो राग है वो किसी न किसी थाट से उत्पन्न होनी आवश्यक है, ठीक है। राग में ध्वनि की विशेष रचना, स्वर व वर्ण अर्थात रंजकता का होना आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दोगे राग में, वो रंजकता होना चाहिए राग में, ठीक है। किसी भी राग में कम से कम 5 स्वर होने आवश्यक है, मिनिमम 5 स्वर होना ही चाहिए, नहीं तो वो नहीं होगी राग, ठीक है। एक राग में एक ही स्वर के 2 स्वर पास पास नहीं होने चाहिए। अब 2 स्वर पास पास, जैसे मान लीजिए कोई राग है, अब जैसे मान लीजिए तीव्र माँ या शुद्ध माँ एक साथ नहीं हो सकता है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। या शुद्ध रे या कोमल रे एक साथ नहीं हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। राग में सा जो सा स्वर होता है आपका, ठीक है, षडज स्वर वर्जित नहीं हो सकता है, तथा किसी भी राग में माँ और पा एक साथ वर्जित नहीं होता, तथा राग में वादी संवादी स्वर आवश्यक हैं जिन पर विशेष जोर रहता है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, कोई भी राग हो उसमें सा स्वर वर्जित नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये कौन सा स्वर वर्जित नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, राग में कोई भी राग हो उसमें माँ और पा एक साथ कभी भी वर्जित नहीं होगा, तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, इसको दिमाग में स्टोर रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, वादी और संवादी स्वर होना एकदम आवश्यक है जिन पर विशेष जोर रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, थाट में आरोह अवरोह दोनों का होना अनिवार्य नहीं है। मतलब किसी थाट में आरोह अवरोह का होना अनिवार्य नहीं है, परंतु राग में आरोह और अवरोह दोनों का होना अनिवार्य है। बहुत से ऐसे राग हैं जिनके आरोह में 7 स्वर होते हैं और अवरोह में 6 स्वर होते हैं, ठीक है। तथा कुछ राग ऐसे हैं जिनके आरोह में 5 या 6 स्वर तथा अवरोह में 7 या 6 स्वर का प्रयोग होता है। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वर आरोह में वर्जित हो वह स्वर अवरोह में भी वर्जित माना जाए, ठीक है। ये सब बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो रागों की उपरोक्त वर्णित 3 जातियाँ पुनः 3 जातियों में बंट जाती हैं। ये उपजातियाँ इस प्रकार हैं, अब देखिए समझिएगा। जैसे संपूर्ण है, ठीक है, तो संपूर्ण जाति हो गया, संपूर्ण साड़ो हो गया, संपूर्ण औड़ो हो गया, ठीक है। संपूर्ण मतलब 7, यहाँ पे 7
7 6 7 5, ठीक है, ये मैं उसका नंबरिंग कर दे रहा हूँ। साड़ो हो गया, साड़ो मतलब 6 होता है, संपूर्ण मतलब 7 होता है, ठीक है। साड़ो मतलब 6 6, साड़ो संपूर्ण 6 7, मतलब अब साड़ो संपूर्ण का मतलब समझिएगा कि आरोह में 6 अवरोह में 7, ठीक है। साड़ो साड़ो औड़ो, तीसरा जो है साड़ो मतलब 6 औड़ो मतलब 5, मतलब आरोह में तो 6 स्वर लगे हैं, अवरोह में 5 स्वर लगे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औड़ो मतलब 5 होता है, ठीक। औड़ो संपूर्ण मतलब 5 आरोह में 7 अवरोह में, ठीक है। इस तरह से औड़ो साड़ो 5 6, औड़ो औड़ो 6, सॉरी 5 5 और कितना हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो इस प्रकार राग की जो है 9 जातियों का उल्लेख मिलता है। कितनी जातियाँ होती हैं? 9 जातियाँ होती हैं। इन जातियों का वर्णन नीचे लिखा हुआ है। संपूर्ण संपूर्ण, ओके। जिन रागों के आरोह अवरोह दोनों में 7-7 स्वर होते हैं उसको संपूर्ण जाति बोलते हैं। संपूर्ण साड़ो मतलब 7 और 6 जिसमें यूज होते हैं, मतलब आरोह में 7 अवरोह में 6, ठीक है। संपूर्ण औड़ो 7 और आरोह में 7 और औड़ो अवरोह में 5, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। साड़ो साड़ो आरोह अवरोह दोनों में 6-6, साड़ो संपूर्ण का मतलब जो अभी मैं ऊपर एक्सप्लेन किया था ना, बस वही चीज़ यहाँ पर लिख के दे दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो रागों की इन्हीं 9 जातियों के आधार पर, ठीक है, एक आधार पर ही एक थाट से 484 राग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। 484, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे आप, ठीक है, कि रागों की इन्हीं 9 जातियों के आधार पर ही एक थाट से 484 राग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यद्यपि रागों की संख्या और भी अधिक बढ़ सकती है, मतलब राग की संख्या और अधिक बढ़ाई जा सकती है, किंतु प्रचार में 200 से अधिक राग नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि राग में रंजकता का होना आवश्यक है, मतलब वो राग सुनने में भी अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो मैं आपको आज गमक के बारे में बताऊंगा। गमक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सवाल ये आ जाता है कि देसी भाषा में ना गमक को वाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 1-2 जगह, ठीक है। तो देसी भाषा में गमक को हम वाक बोलते हैं। अब अगर हम गमक का अर्थ देखें तो गमक शब्द का जो अर्थ है वो संस्कृत भाषा की गम धातु से बना है। ऐसा भी सवाल पूछेगा कि संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है, पूछेगा मतलब ये मत समझना कि नहीं पूछ सकता है, ज़रूर पूछ सकता है। और जब हम पढ़ाई कर ही रहे हैं तो डीप क्यों ना पढ़ लें, है ना। तो ये बात थोड़ा समझिएगा आप लोग, जिसका अर्थ क्या होता है? चलना या जाना होता है, ठीक है। जब स्वरों को गंभीरतापूर्वक गाया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। संगीत रत्नाकर में सारंगदेव जी ने गमक को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वाले के चित्त को सुखदायी कर दे, उसको हम गमक बोलते हैं। गमक का प्रयोग ज़्यादातर कौन करता है? ध्रुपद गायक करते हैं, लेकिन कुछ ख्याल गायक भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। गमक का उपयोग ध्रुपद गायक जो होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर वही करते हैं, जैसा कि आपको ऊपर लाइन में बताया। तो वो नोम तोम का आलाप जब करते हैं ना, उसके आखिरी भाग में, जिसको हम ध्रुपद गायन की भाषा में झाला बोलते हैं। अब ये सवाल एक आपको मिल गया, झाला या द्रुतलय आलाप, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और ध्रुपद गायक नोम तोम के आलाप के आखिरी भाग में जो करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? झाला या द्रुतलय आलाप कहते हैं, ठीक है। तो उसी के टाइम पे क्या होता है? गमक का उपयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा बंदिश की उपज में भी मतलब गमक का प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है। गमक के प्रकार, गमक जो हैं, अगर हम उत्तर भारतीय संगीत की बात करें तो सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में, अब यहाँ पे देखो जैसे सारंगदेव जी का ही ग्रंथ है क्या? संगीत रत्नाकर, ये क्वेश्चन आपको मिल गया। उसमें 15 प्रकार के वो गमक बताए हैं, जिसको हम पंचम 10 गमक बोलते हैं, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से कि पहला जो है तिरब गमक को 1/8 मात्रा काल में गाया जाता है। आजकल इसे हिल्लोल नाम से जानते हैं। ये 2 बात ही इंपॉर्टेंट है, बस ये 2 बात ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि मात्रा काल क्या है? 1/8, और इसको आजकल किस नाम से जानते हैं? हिल्लोल के नाम से। इस फुरित में 1/6 का मात्रा काल होता है, गिटकरी बोलते हैं। कंपित में 1/4 का मात्रा काल होता है, इसको खटका बोलते हैं। लीन में 1/2 मात्रा में ये गाया जाता है। आंदोलित में 1 मात्रा होती है, ठीक है। वलित वक्रत्व के साथ गमक
गाना, इसे वली या वलित नाम से भी जाना जाता है। इस गमक को आज के टाइम पे मीड बोलते हैं। बड़े अच्छे से इन सब बातों को आप समझेंगे। त्रिभिन्न, 3 स्वर स्थानों को जल्दी से छूकर जो वापस आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभिन्न बोलते हैं, ठीक है। कुरुल को घसीट बोलते हैं, ठीक है। आहत, आहत गमक करते समय, मतलब गमक करते समय आगे के स्वरों पर आघात करके लौटने को क्या बोलते हैं? आहत गमक बोलते हैं, ओके। उल्लासित एक तरह का गमक है। एक स्वर के बाद एक स्वर को छोड़कर दूसरे स्वर को क्रमानुसार लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? उल्लासित बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लावित, प्लावित का भी मात्रा काल पूछ लेता है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि 3/4 में जो आंदोलित किया जाता है उसको हम प्लावित बोलते हैं। हुमफित, हुमफित को आजकल हम गुम्फित नाम से भी बोलते हैं, और इसको जो हृदय से ताकत लगाकर, नाम से ही क्लियर है, हृदय से ही ताकत लगाकर गमक जो गाया जाता है उसको हुमफित या गुम्फित बोलते हैं। मुद्रित, मुख बंद करके। नामित, इसे कोमल कंठ द्वारा गाया जाता है, ठीक है। मिश्रित, 2 या 2 से अधिक गमक को आपस में मिला दिया जाता है, दूसरे मिश्रित गमक बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत संगीत में प्रयुक्त होने वाले गमक, जिसको हम दशविध गमक नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारतीय संगीत में गमक के 10 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। 10विध नाम से इसको जाना जाता है। समझिएगा, आरोह, जब स्वर को आरोही क्रम में गाया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आरोह। उदाहरण सारे गामा पाधा नीसा। अवरोह, अवरोही क्रम में जब गाया जाएगा स्वर को तो वही सा निधा पा मा गा रे सा। ढालू, इसमें एक स्वर से दूसरे स्वर को लांघते हैं और बीच के स्वर को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जैसे सा से रे को छोड़ दिया, गा पे पहुंच गए, ऐसे। स्फुरित, इसमें प्रत्येक स्वर को 2 बार गाया जाता है, जैसे सा सा रे रे, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। कंपित, इसमें स्वरों को कंपन के साथ गाया जाता है। आहत, 2 स्वरों को आरोह के रूप में गाते हैं, जैसे सा रे गा, ऐसे करके, राइट। प्रत्याहत, इसमें 2 स्वरों को अवरोह के रूप में गाते हैं, जैसे सानी नीधा, ठीक है। त्रिपुच, इसमें प्रत्येक स्वर को 3 बार गाया जाता है, जैसे सा ऐसे करके। आंदोलित, आंदोलित में स्वरों को ऊपर नीचे झूले की तरह गाया जाता है, सारे सा, इस तरह से। मूर्छना, राग के आरोह तथा अवरोह को इस तरह गाते हैं कि जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट हो जाए, ठीक है साथियों। तो ये था हमारा गमक के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है गमक के बारे में। कुछ अन्य विद्वानों ने गमक के प्रकार बताएं, जैसे पंडित अहोबल जी ने, ठीक है, अपने ग्रंथ संगीत पारिजात। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपको और मिल गया कि पंडित अहोबल जी का ही ग्रंथ है क्या संगीत पारिजात, ठीक है। तो गमक के 20 प्रकार बताए हैं उसमें। साथियों, एक बात आपको बड़े ध्यान से समझाना चाहूँगा कि जितने भी ग्रंथ हैं और उनके ग्रंथकार हैं, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा कर ही पढ़ेंगे। एक साथ अगर आप सोचेंगे कि एक दिन बैठेंगे और पूरा इसको ख़त्म कर देंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है, और करना भी मत इसको, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ना एकदम छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ कि आप बात को समझिए। हमको ये एग्ज़ाम निकालना है, किसी भी हालत में इंटरव्यू नहीं है आगे, केवल रिटन से ही काम बनेगा। और आपको वैसे भी पता है कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन बैठेगा, महारथी लोग बैठेंगे। तो बड़े ध्यान से पढ़ो, बड़े ध्यान से समझो इसको, और एकदम हर चीज़ को सीरियसली लेके चलो यार। ज़्यादा से ज़्यादा ना 50 दिन बचा है एग्ज़ाम में, ठीक है। और इस 50 दिन में आपको वो लाइफ मिल सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं पिछले 5-10 साल से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भरत भाष्य में गमक के 7 प्रकार बताए गए हैं। अब भरत भाष्य ये क्या है? ग्रंथ है। इसको कौन लिखा है? नान्य देव जी ने, नान्य देव जी ने, ठीक है। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा नहीं है, तो आप इसको समझेंगे इस बात को, और नोट्स बना लेना यार। जो एडिशनली जो मैं इसमें बिना लिखे जो भी बता रहा हूँ, इसको ही कॉपी में लिखना है। बाकी आप मोबाइल से इसको डाउनलोड कर लेंगे, PDF आराम से पढ़ेंगे। संगीत समयानुसार में गमक के 7 प्रकार बताए गए हैं। राग तत्व विबोध में और राग विबोध दोनों में 20-20 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। पुंडरीक विट्ठल जी ने गमक के 25 प्रकार बताए हैं। साथियों, ये जो 2 ग्रंथ का नाम लिखा हूँ और ये दोनों ग्रंथकार, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो राग तत्व विबोध श्रीनिवास जी ने लिखा है और राग विबोध जो है वो सोमनाथ जी ने लिखा है। अगला मैं साथियों आपको बोला था कि एक जीवनी हम कवर करेंगे, तो आज विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का हम जीवन परिचय करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल्यकाल की अगर हम बात करें तो ग्वालियर घराने के मुख्य प्रतिनिधि, ये ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे। मैंने आपको बताया था ना कि जब आप जीवन परिचय करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। जीवन परिचय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि 5 दिन में बैठेंगे और उसको एक साथ कवर कर डालेंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सब चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ग्वालियर घराने के मुख्य प्रतिनिधि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म जो 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 18 अगस्त 1872 को
श्रावण पूर्णिमा को कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल था और माता का नाम गंगा देवी था। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह रमाबाई से हो गया था। पिता एक अच्छे कलाकार थे, कीर्तनकार थे और यह उनका वंश परंपरागत व्यवसाय था। उन्होंने पंडित जी को अंग्रेजी की शिक्षा दिलानी शुरू की थी, लेकिन क्या हुआ था कि दीपावली के दिन आतिशबाजी के समय पर उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। ठीक है, परिणाम स्वरूप उनको अध्ययन बंद कर देना पड़ा। आंखों के बिना कोई उचित धंधा ना मिलने के कारण विवश होकर संगीत की शरण लेनी पड़ी थी। मतलब ये मजबूरी में संगीत की शरण में आए थे, इनका कोई ऐसा इच्छा नहीं था। तो उनको जो है मिरज भेजा गया था। तो मिरज के पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, ये इनके गुरु का नाम है, बड़े ध्यान से सुनना। उनके पास ये अपनी संगीत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। मिरज रियासत के तत्कालीन महाराजा ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें राजाश्रय दे दिया। राजाश्रय का मतलब अपने राज्य में रहने के लिए उनको आश्रय दे दिया। ठीक है, और उनके लिए प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था कर दी। एक बार मिरज में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, और रियासत के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विशेष रूप से निमंत्रित किया गया था। पंडित विष्णु दिगंबर जी भी निमंत्रित व्यक्तियों में से एक थे। अब यहाँ पे कहानी सुनना थोड़ा सा। किंतु उनके गुरु जी को उस निमंत्रण में नहीं बुलाया गया था। पंडित जी ने इसका कारण जानना चाहा। पूछने पर उन्हें आश्चर्यजनक उत्तर मिला कि अरे, मतलब वहाँ के लोग बोले कि अरे उनको क्या बुलाना, वे तो गवैये हैं, उन्हें क्या निमंत्रित किया जाए। तो अपने पूज्य गुरु और गवैया के विषय में कहे गए ये वाक्य उनके हृदय में घुस गए। मतलब वो ये सोचे कि मतलब गाने वाले का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो उनको ये बात ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी। ठीक है, तो वो ये सोचने लगे कि समाज में संगीतज्ञों की, जो भी म्यूजिशियंस हैं, ये दशा इतनी दयनीय है। तो पंडित जी ने क्या किया कि संगीतज्ञों की दशा सुधारने के लिए, समाज में संगीत को उच्च स्थान दिलाने के लिए संगीत का प्रचार प्रसार करने का एक दृढ़ संकल्प लिया। साथियों, जो भी साथी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो मैक्सिमम लोग, या यूँ कहूँ कि सारे लोग संगीत से ही रिलेटेड हैं। आपको भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी म्यूज़िक टीचर होते हैं आज के टाइम पर, ठीक है, किसी भी विद्यालय में, तो शायद उनको वो रिस्पेक्ट आज भी नहीं मिलती है। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो आज भी ये चीज़ है कि म्यूज़िक टीचर को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। उनके अंदर तो एक अलग ही प्रकार का गुण होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको कल को जब आप टीचर बनेंगे तो आपको अपने जो शिष्य होंगे या आपके जो कलीग होंगे, अदर विषय के जो टीचर्स होंगे, उनको ये बात समझानी है। ठीक है, ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए, अब जब वो उनको ये बात बहुत बुरी लग गई, फिर उसके बाद वो क्या किए, भ्रमण पर निकल गए। तो सन 1896 में 1896 में वो राजाश्रय के सभी सुख को वो छोड़ दिए उसी समय पर, और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंडित जी क्या किए, देशाटन के लिए निकल गए। और सबसे पहले वे सतारा गए थे। इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वे सतारा गए, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उनका संगीत कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा था। इस प्रकार वहाँ के लोगों में संगीत और संगीतज्ञों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। इसके बाद उन्होंने भारत के अनेक स्थानों पर का भ्रमण किया और जहां भी गए गायन का प्रदर्शन किया। कार्य संगीत, मतलब इनके जो कार्य हैं, कुछ कार्य भी ये किए थे। संगीत का प्रचार और प्रसार करने के लिए विष्णु दिगंबर जी ने यह अनुभव किया कि सर्वप्रथम गीत के श्रृंगार रस के भद्दे शब्दों को निकालकर भक्ति रस के सुंदर शब्दों को रखा जाए और संगीत के कुछ विद्यालय स्थापित किए जाएं। मतलब जो अब सोचो, पहले के टाइम पे श्रृंगार रस के जो शब्द होते थे ना, वो भी भद्दे माने जाते थे, और आज के टाइम पे तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो वो भक्ति रस के सुंदर शब्दों को रखने के लिए मतलब कोशिश की, और एक कुछ विद्यालय स्थापित किए जाने के विषय में उनकी मतलब एक सोच हुई। ठीक है, जहाँ पर वो संगीत की शिक्षा दे सकें। अतः उन्होंने बहुत से गीत के शब्दों में परिवर्तन किया और 5 मई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मई सन 1901 में लाहौर में जो है एक संगीत संस्था गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किए थे। उस समय भारतवर्ष का जो है बंटवारा नहीं हुआ था, और तब लाहौर जो पाकिस्तान में है भारत में ही था। संस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए उन्हें बीच बीच में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता था। आरंभ में कई दिनों तक विद्यालय में कोई व्यक्ति प्रवेश के लिए नहीं गया, किंतु पंडित जी निराश नहीं हुए। स्कूल के समय वे स्वयं तानपुरा लेकर अभ्यास करते। कुछ दिनों के बाद विद्यार्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। इसी बीच उन्हें
अपने पिता की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ, किंतु वे विद्यालय के कार्यों में इतने व्यस्त रहे कि ऐसे समय पर भी घर नहीं जा सके। बहुत बड़ी बात है ये। सन 1908 में पंडित जी ने बम्बई में गांधर्व महाविद्यालय की एक शाखा खोली। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बम्बई में जो गांधर्व महाविद्यालय की शाखा खोली गई थी वो कब खोली गई थी, तो सन 1908 में ही खोली गई थी। वहाँ पर उन्हें लाहौर की तुलना में अधिक सफलता मिली तथा विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लगभग 15 वर्षों तक विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। विद्यालय का भवन बनवाने में विद्यालय को काफ़ी कर्ज लेना पड़ा। कुछ समय तक वह ऋण अदा नहीं किया जा सका, फलस्वरूप भवन ऋण में चला गया और विद्यालय बंद हो गया। मतलब 15 साल बाद 1923 में वो भवन बंद हो गया। तब से पंडित जी का ध्यान राम नाम की ओर आकर्षित हुआ। वे गेरुआ वस्त्र पहनने लगे और हर समय रघुपति राघव राजा राम के गायन में मस्त रहते थे। एक सवाल पूछा जाता था कि इनका प्रिय भजन क्या था, तो यही प्रिय भजन था। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम इनका प्रिय भजन था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने नासिक महाराष्ट्र में, नासिक एक जगह है महाराष्ट्र में, जहां पर राम नाम आश्रम की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैदिक काल में प्रचलित आश्रम प्रणाली के आधार पर पलुस्कर जी ने लगभग 100 शिष्य तैयार किए। मतलब उन्होंने क्या किया था ना कि एक आश्रम खोला था अपना, जहाँ पर वे शिष्यों को रखते थे अपने, और उसका खाना पीना सब, मतलब पिता तुल्य उनका व्यवहार था बुरी तरह से। ठीक है, तो उस फ्री में सब शिक्षा देते थे। उनके अधिकांश शिष्य उनके साथ रहते, उनके खाने पीने रहने का व्यवस्था सब वो निःशुल्क करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। उनके शिष्यों में, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, स्वर्गीय वी.ए. कशालकर, स्वर्गीय ओमकारनाथ ठाकुर जी, ठीक है, बी.आर. देवधर, वी.एन. ठकार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, उन्होंने एक नई स्वरलिपि की रचना की थी, जो कि आपको पता है उन्हीं के नाम पर है। उन्होंने लगभग 50 पुस्तक लिखे थे ये। ठीक है, जिनके नाम है संगीत बाल प्रकाश, बाल बोध, राग प्रवेश। राग प्रवेश जो है 20 भागों में थी। ये सवाल पूछा जाता है कि राग प्रवेश किसने लिखा था और कितने भाग में थी। संगीत शिक्षक, महिला संगीत, ये सारी किताबें ये लिखे थे। संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका भी थी, जो कुछ समय तक वो निकालते रहे। सन 1930 में उन्हें लकवा मार दिया था, फिर भी अपनी कार्य क्षमता के अनुकूल संगीत सेवा में मतलब वो करते रहे। अंत में 21 अगस्त 1931 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके 12 पुत्र हुए थे, और जिनमें से 11 पुत्र की मौत जो है वो मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो गई थी। पंडित जी के केवल एक पुत्र, ठीक है, डी.वी. पलुस्कर, जिनको बोलते हैं दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, उन्होंने जीवन के 35 वर्षों तक संगीत की सेवा करते रहे। किंतु ईश्वर की विडंबना कौन जाने, सन 1955 में विजयादशमी को उनका देहावसान हो गया था। ये जो 1955 में देहावसान हुआ था, पंडित उनके जो पुत्र थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पुत्र दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, उनकी मृत्यु हुई थी। पंडित जी की मृत्यु 1931 में हुई थी, 21 अगस्त को। ठीक है, सौभाग्य से उनके पुत्र पंडित दत्तात्रेय के कुछ रिकॉर्ड बन चुके हैं, जो आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित होते रहते। मतलब एक ही पुत्र उनके थोड़ा लंबे टाइम तक जी पाए थे, और जिन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया था संगीत में, और काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। तो साथियों, जो ये जीवनी थी, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि घराना में भी कराऊंगा, तो तबला के घराने से हम स्टार्ट करेंगे। मैं जो भी कोर्स आपको कराऊंगा प्रॉपर सिलेबस को फॉलो करते हुए कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के घराना, तबला को जो सबसे पहला घराना है वो दिल्ली ही माना जाता है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम घराना दिल्ली का ही है, जिसके प्रवर्तक के रूप में उस्ताद सिद्धार्थ खां या सुधार खान ढाड़ी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, घरानों में ढाड़ी, ढारी तथा धाड़ी शब्द का प्रयोग विशेष होता था, और जो घराने का प्रतिनिधित्व करता उसे खलीफा माना जाता था। ढाड़ी समुदाय के लोगों का व्यवसाय गायन वादन करना था। यही लोग कालांतर में मुसलमान हो गए। डॉक्टर अबान ई मिस्त्री के शोध प्रबंध से पता चलता है कि उस्ताद सिद्धार्थ खान ढाड़ी का जन्म संभवतः 1700 ईस्वी के आसपास हुआ था, और इनके जन्म के स्थान का कोई उल्लेख नहीं है। और सिद्धार्थ खान के समय में ही नियामत खां सदारंग, अब नियामत खान का उपनाम है सदारंग, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, खुसरो खान, खब्बे हुसैन ढोलकिया व पखावजी, भवानी सिंह आदि थे। ठीक है, उस्ताद सिद्धार्थ खान के 3 पुत्र थे। प्रथम पुत्र घसीट खान थे, दूसरे का नाम जो है अज्ञात है, और तीसरे पुत्र का नाम बुगरा खान था। ठीक है, प्रथम पुत्र घसीट खान के वंशज का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। अनुमान लगाया जाता है कि उनकी वंश परंपरा चली ही नहीं थी। दूसरे पुत्र जिनका नाम अज्ञात है, ठीक है, उनके 2 पुत्र थे। पहला उस्ताद मोदू खान, दूसरा उस्ताद बख्शू खान। तीसरे पुत्र बुगरा खान के 2 पुत्र थे, उस्ताद सिताब खान और उस्ताद गुलाब खान।
उस्ताद सिताब खान के पुत्र उस्ताद नज़र अली खान, वंशज शादी खान और शिष्य मीरू खान तथा कल्लू खान थे। ठीक है। उस्ताद सिद्धार्थ खान के अनुज उस्ताद चांद खान थे। ये सारा आपको ऐसे ही याद करना है, याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करके ही एग्ज़ाम में जाना है। वीडियो देखिए, कंटेंट आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, उससे वहाँ से जाके पढ़िए। ठीक है। चलिए अब अगर मैं अगला बात करूँ, दिल्ली घराने से संबंधित अन्य प्रमुख तबला वादकों के नाम उल्लिखित हैं। ठीक है। जैसे आपको पता ही है कि दे देंगे तबला वादक का नाम और पूछ लेंगे किस घराने से बिलोंग करते हैं। उस्ताद बड़े काले खान, बोली बख्श खान, नत्थू खान, उस्ताद मुनीर खान, फिरोज खान, उस्ताद अहमद जान थिरकवा इसी घराने से थे, बड़ा नाम है तबला के मामले में। अमीर हुसैन खान, गुलाम हुसैन खान, हबीबुद्दीन खान, शमसुद्दीन खान, नज़ीर हुसैन, हिदायत अली खान, कुतुब खान, इनायत अली, मदद अली, रहमान खान, रहीम खान, चांद खान, बिजनौरी, सुब्बा राव, अंकोडर, कृपाराम खवाश, विष्णुपंत सिरोडकर, बाबा लाल इस्लामपुरकर, फ़कीर मोहम्मद, निखिल घोष, अता हुसैन खान, पंढरीनाथ नागेशकर, शेख अब्दुल करीम, शेर खान, तुफ़ैल जगन्नाथ बुआ पुरोहित, रोज़बेल लायल, गुलाम रसूल, अब्दुल सत्तार, अब्दुल रहमान, बाबा साहेब मिरजकर, अबानी मिस्त्री, ये भी बड़ा नाम है संगीत में तबले के मामले में। ठीक है। ये लोग हैं जो अलग तबला वादक हैं लेकिन दिल्ली घराने से संबंध अपना रखते हैं। उस्ताद सिद्धार्थ खान के छोटे भाई उस्ताद चांद खान के पुत्र उस्ताद लल्ली मसीद खान, पौत्र लंगड़े हुसैन खान तथा 2 प्रपौत्र घसीट खान व नन्हे खान थे। ठीक है। इनकी शिष्य परंपरा में उस्ताद फजली खान, गुलाम मोहम्मद परले खान, करम बख्श, रहीम बख्श, अल्लादिया खान, पंडित बालू भाई, रुकड़ीकर, काले खान, छम्मा खान, महबूब खान मिरजकर, जुगना खान, अजीम खान, निजामुद्दीन खान, ज्ञान प्रकाश घोष, शेर खान, लगड़े, अहमद अली, हिरेंद्र किशोर राय चौधरी, अब्दुल करीम खान एवं उस्ताद बुगरा खान के पुत्र मोहम्मद खान, पौत्र काले खान, प्रपौत्र उस्ताद गामी खान व उस्ताद मुन्नू खान, उस्ताद गामी खान के पुत्र इनाम अली तथा प्रपौत्र गुलाम हैदर खान हैं। उस्ताद गामी खान के शिष्यों में फ़कीर मोहम्मद अहमद अली आदि हैं। इसी परंपराओं में लतीफ़ खान, फैयाज़ खान, बसीर अहमद, शफ़ात अहमद खान, सुभाष निर्माण, रफ़ीउद्दीन साबरी, राम धुर्वे आदि हुए थे। तो ये है क्या, जो दिल्ली घराने से जो भी संबंध अपना रखते हैं, ठीक है, उनके बारे में ही लिस्ट है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और सारा नहीं बट हाँ कुछ तो इम्पॉर्टेंट है जो जिस पे टिक किया हूँ वो सारे आपको ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है। ये मैं कंटेंट इसलिए प्रोवाइड कर दिया हूँ कि किसी को कोई समस्या ना हो कि कम दिए हैं सर। तो बेसिकली ये क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, बस उन्हीं के बारे में आपको जानना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ये इंपॉर्टेंट है जो अगला टॉपिक है, दिल्ली घराने के वादन की विशेषता। ये पूछा जाएगा आपसे। दिल्ली तबला का सर्वप्रथम घराना है, इसलिए अपनी निजी एवं मौलिक विशेषताओं के कारण तबले के क्षेत्र में उसे एक महत्वपूर्ण स्थान स्वतः प्राप्त है। दिल्ली घराने की वादन शैली की निम्नलिखित विशेषता हैं। पहला क्या है, यह अत्यंत कोमल एवं मधुर बाज है। ठीक है। यह 2 अंगुलियों का बाज है। बाज मतलब बजाना होता है। ठीक है। इसमें तर्जनी एवं मध्यमांगुलियों का सर्वाधिक प्रयोग तो होता ही है, साथ ही अनामिका का भी प्रयोग होता है। ठीक है। यह बाज चाटी प्रधान बाज है, अतः इसे किनार का बाज कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किनार का बाज किसे बोलते हैं? दिल्ली बाज को बोलते हैं। ठीक है। दिल्ली घराने। इस बाज में ध्वनि उत्पत्ति सीमित है, इसलिए इसे बंद बाज भी कहता है। बंद बाज भी इसको कहते हैं। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बोल दूँ एकदम इंपॉर्टेंट है। इस बाज में पेशकार, कायदा, रेला, मुखड़ा, मोहरा, छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि बजाए जाते हैं। इसमें अधिकांशतः चतुस्र जाति की रचनाएं होती हैं। ठीक है। इस बाज में बायां, अब तबले के बाएं को डग्गा बोलते हैं, पता ही होगा, और दाएं को तबला बोलते हैं। तो इस बाज में बायां डग्गा के वादन में तर्जनी एवं मध्यमा अंगुली का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इसमें पूरे पंजे का प्रयोग वर्जित है। ठीक है। इसलिए धीरे धीरे का निकास पूड़ी के अंदर ही किया जाता है। यह बाज ध्रुपद शैली के गायन तथा नृत्य में पूर्ण सफल नहीं है। ये सब विशेषता है, ये विशेषता ही है कि पूर्ण रूप से वो सफल नहीं है। ठीक है। तो समझना पड़ेगा इस बात को। दिल्ली का कायदा अधिक प्रसिद्ध है, मतलब दिल्ली जो घराना है तबले का, वहाँ का कायदा जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो साथियों, ये आज की क्लास थी पूरी म्यूज़िक की।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आगे ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और सही लोग तक पहुँचाइए इसको, जो जिसको ज़रूरत है म्यूज़िक की क्लास की, और उनको बताइए कि क्लासेस चल रही हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, कमेंट करेंगे आप, ठीक है। जो भी आपको इस क्लास में कमी लग रही है या कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन और कम रह जाती है या कुछ भी आपका जो भी कंसर्न है वो आपको कमेंट करके बताना है। और साथियों उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल आरो क्लासेस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपको इस पूरे जो ये मैं अभी क्लास लिया हूँ इसका पूरा कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा एज अ PDF, जिसको आप अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें, रिवाइज़ कर सकें और वहाँ से तैयारी कर सकें। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम इसी तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और मिलकर सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।